परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा रहा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर के अंदर 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन हैं वो स्रावित किए जाते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर रक्त में घुल करके शरीर को संतुलन रखने का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल नामक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसके द्वारा पिट्यूटाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसी प्रकार जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी प्रकार जो तीसरी ग्रंथि है वह पीनियल ग्रंथि है। पीनियल जो ग्रंथि है यह शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक या मस्तिष्क की रेत या इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम मिलेटोनिन है, ये मिलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जो लयबद्ध क्रिया होती है, जैसे उठना, जागना या भोजन ग्रहण करना, भूख, प्यास, ये सारे के सारे जैसे हम रोज़ाना अगर कोई भी लयबद्ध कार्य करते हैं, जैसे रोज़ाना सुबह 5 बजे उठते हैं, 8 बजे सोते हैं, तो इन सब का जो नियमन है वो कौन करती है, पीनियल ग्रंथि करती है। इसलिए इसको शरीर की क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए यह ग्रंथि शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे थायरोक्सिन कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपर स्थित होती है, एच आकार की होती है, तितलीनुमा होती है। इसे एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आज हम जो पढ़ेंगे वो 5वीं ग्रंथि है जिसको पैराथायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सी, पैराथायराइड। ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है यह भी श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, अर्थात थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर एक एक जोड़ी के रूप में धसी हुई रहती है। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। अर्थात हम देखते हैं डायग्राम में, ये जो एच नुमा ग्रंथि है ये कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के ऊपर स्थित होती है। यह जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी इधर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये हमने थायराइड ग्रंथि का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है यह थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर स्थित होती है। अब पैराथायराइड ग्रंथि है, इसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जिसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता। अब देखिए ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है इसके द्वारा पीटीएच पैरा थार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह जो पैराथार्मोन हार्मोन है यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि, ये हमने देखा था ये कौन सी ग्रंथि थी, थायराइड। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो कैल्सीटोनिन, कौन सा हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इसकी थायराइड की सी कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं, सी कोशिकाएं। ये सी कोशिकाएं या सी आकार की कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है, उसके विपरीत कार्य करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये किसके विपरीत कार्य करता है, कैल्सीटोनिन के विपरीत कार्य करता है। अगर इस पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए,
कमी हो जाए। तो कमी हो जाने से मनुष्य के शरीर के अंदर एक टिटेनी नामक, कौन सा, टिटेनी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी। अब ये जो टिटेनी रोग है, यह टिटेनी रोग में क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, जिसके कारण शरीर में दर्द रहता है, जिसके कारण से शरीर में बार थकावट आ जाती है, शरीर में बार बार ऐंठन होने लगती है, हाथ पांव है उनमें दर्द रहता है। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथार्मोन हार्मोन है, ये जो पैराथार्मोन हार्मोन है, इसे कोलिप नामक, कौन सा साइंटिस्ट, कोलिप नामक साइंटिस्ट, कोलिप नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कोलिप का हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि है जो कहाँ पे स्थित होती है, गले में स्थित होती है। कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी होती है। श्वास नली में पाई जाती है। श्वास नली के ऊपर थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर स्थित होती है। आप जानते हैं कि आप जितना से ज़्यादा हमारी वीडियो देखेंगे, उनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उससे उतना ही हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपके कोई भी वीडियो में कोई भी चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें, जिससे हमें वो कमेंट पढ़ेंगे कौन सी चीज़ आपके कम समझ में आ रही है, उसको हम आपको बढ़िया तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो को क्या करें, अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब देखते हैं हम कि थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या प्रश्न आ सकता है। थायराइड ग्रंथि में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कोलिप का हार्मोन किसे कहा जाता है, या कोलिप का हार्मोन है वो कौन सा है, थायराइड, तो कौन सा हो जाएगा, PTH, पैराथार्मोन हार्मोन को ही कोलिप का हार्मोन कहा जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग होता है। इसके बाद में हम देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि या मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी होती है, तो 2 जोड़ी होती है। कहाँ स्थित होती है, श्वास नली के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, यह विटामिन डी की तरह, अपन देखते हैं कि विटामिन डी की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह कार्य करेगी, विटामिन डी की तरह कार्य करती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब जब अपन विटामिन पढ़ेंगे तो उस समय और बताएंगे इसमें। ठीक है, विटामिन का पूरा चैप्टर है हमारे। ठीक है, अब देखिए, ये हमने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को देखा था, पीयूष के बाद में पीनियल ग्रंथि देखी थी, पीनियल के बाद में हमने हाइपोथैलेमस ग्रंथि देखी थी, हाइपोथैलेमस, फिर ये तीनों ग्रंथियाँ ब्रेन में थी, मस्तिष्क में थी। इसके बाद में हमने थायराइड ग्रंथि देखी थी, कौन सी, थायराइड। उसके बाद में ये आज हमने देखा पैराथायराइड, पैराथायराइड। अब ये 5 ग्रंथियाँ हमने देखी। इसके बाद में जो 6 नंबर ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। इसे अपन प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये कहाँ स्थित होती है, यह हमारे हृदय के समीप, कह सकते हैं हम कि यह हमारे कहाँ पाई जाती है, हृदय के समीप स्थित होती है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अपन कह सकते हैं कि प्यूबर्टी या वह संधि काल तक इसका आकार बढ़ता है और इसके बाद में धीरे धीरे इसका आकार है वो घटता जाता है। तो शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो पहले बढ़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे इसका आकार घटने लगता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो धागेनुमा होती है। कौन सी होती है, धागेनुमा। ये हमारा मनुष्य का, देखो हमने देखा था, ये मनुष्य का हृदय यहाँ स्थित होता है। तो हृदय के समीप धागेनुमा ग्रंथि में कौन सी पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अब इसको प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी ग्रंथि। प्रतिरक्षी ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह हमारा क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में ये क्या कार्य करती है, तो
तो देखिए ये जो थाइमस ग्रंथि है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम है थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है यह हमारा शरीर का क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो थाइमस ग्रंथि है यह क्या करती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी? टी लिम्फोसाइट नामक WBC का प्रशिक्षण केंद्र कहलाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट नामक जो WBC है उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। और ये जो टी लिम्फोसाइट नामक WBC है ये हमें क्या करती है? जैसे ही बाहर से कोई रोगाणु आता है, अर्थात जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो रोगाणु के प्रवेश करते ही ये क्या करती है? रोगाणुओं पर हमला करती है, जिससे क्या होता है? हम रोगों से बचते हैं। अर्थात हमें रोगों से बचाने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी ग्रंथि कहा जाता है। अब जैसे देखते हैं बच्चों में ये छोटी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका आकार बढ़ता जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके बाद में इसका आकार है वो घटने लगता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में यह ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण यह ग्रंथि निष्क्रिय होने के कारण क्या होता है? बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? फिर टी लिम्फोसाइट को प्रशिक्षण देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अर्थात इसमें एक प्रश्न बनता है कि टी लिम्फोसाइट नामक WBC का प्रशिक्षण केंद्र शरीर की कौन सी ग्रंथि है? तो थाइमस ग्रंथि है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। शरीर की धागेनुमा ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार पहले बढ़ता है उसके बाद में धीरे धीरे इसका आकार घटने लगता है? तो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, तो ये थाइमस ग्रंथि हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय, पैंक्रियाज। अग्नाशय या पैंक्रियाज। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो अग्नाशय है हमने पाचन तंत्र पढ़ा था। पाचन तंत्र में हमने देखा था कि जो अग्नाशय है वह कहाँ पे स्थित होता है। पाचन तंत्र में हमने देखा था कि ये ग्रासनाल हो गया, ये अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गई। तो अमाशय और छोटी आंत के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 85 ग्राम की एक पत्तीनुमा संरचना में क्या पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है। ये अग्नाशय है। अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से क्या तात्पर्य है? एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी वह ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन बनाती है, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ वह होती है जो एंजाइम बनाती है। तो यह ग्रंथि मिश्रित है तो इसके द्वारा हार्मोन भी बनाया जाएगा और एंजाइम भी बनाया जाएगा। यह ग्रंथि ऐसी है जिसका 98% भाग, अर्थात अपन कह सकते हैं बाहरी भाग, ये बाहरी भाग है। इस भाग को क्या कहते हैं? वलकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वलकुट। और इसका इसका 98% भाग है जो बाहरी भाग है। ठीक है, तो ये तो क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? ये बहिःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करेगा। जैसा कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि इसके द्वारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज नामक एंजाइम बनाए जाते हैं जो अग्नाशय वाहिनी के द्वारा कहाँ छोड़ दिए जाते हैं? छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका जो 2% भाग है अग्नाशय ग्रंथि का, कितने प्रतिशत भाग? 2% भाग क्या होता है? अंतःस्रावी। 2% भाग क्या होता है? अंतःस्रावी।
तो अंतःस्रावी होगा, तो अंतःस्रावी भाग क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। इसको अपन मेड्यूला क्या कहते हैं? मेड्यूला या मध्यांश कहते हैं। मेडुला या मध्यांश कहते हैं। तो जब हम अग्नाशय ग्रंथि की काट देखते हैं तो इसके बाहरी भाग में जो बाहरी भाग है वो तो वल्कुट कहलाता है, जो एंजाइम स्त्राव करता है, और इसका जो आंतरिक भाग है उसमें हमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो अपन कहते हैं कि जो अग्नाशय है उसके आंतरिक भाग में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं? 3। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका। तो कितने प्रकार की कोशिकाएं हो गई अग्नाशय के अंदर? 3 प्रकार की। अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंदर कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा कोशिका जो लगभग कितनी होती है? 30% होती है। फिर दूसरी कोशिका कौन सी हो गई? बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। ये सर्वाधिक होती है। ये कितनी होती है? 60% होती है। तो अल्फा कोशिका कितनी होती है? 30%। बीटा कोशिका कितनी होती है? 60% लगभग। और इसके बाद में गामा, कितनी? गामा कह दो या फिर डेल्टा, गामा या डेल्टा, ये कितनी होती है? ये कोशिकाएं ये लगभग कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10% होती है। अब देखिए गामा या डेल्टा कोशिकाएं हैं, ये 10% होती है। अब इन कोशिकाओं के द्वारा क्या बनाया जाता है? हार्मोन बनाया जाता है। तो जो अल्फा कोशिका है, कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? ग्लूकेगोन। कौन सा? ग्लूकेगोन नामक हार्मोन स्रावित किया जाता है। बीटा कोशिका है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है। इसके द्वारा इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है। इसके बाद में जो गामा है, इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रवण किया जाता है। अब देखिए जो ग्लूकेगोन है और जो इंसुलिन है, क्योंकि मैंने बताया था इंसुलिन बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें इंसुलिन के बारे में प्रश्न आता है। एक जो अग्नाशय है इसको स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कि शरीर की बताई, जैसे मैंने बताया था कि थायराइड ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? थायराइड को कौन सी ग्रंथि? एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वैसे ही अग्नाशय को किस नाम से जाना जाता है? स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ऐसे ही जो थायराइड ग्रंथि है, कौन सी? थायराइड ग्रंथि। जो ये थायराइड ग्रंथि है इसको टेम्पो ऑफ लाइफ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि को किस नाम से जाता है? स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जैसे ही हमने पाचन पढ़ा था, पाचन पढ़ने के बाद में बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट। हम जानते हैं कि हमारे भोजन के अंदर सर्वाधिक जो खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन होता है, उसके बाद में वसा होती है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है, इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है बनेगा। अब ग्लूकोज को हमारे कोशिका का ईंधन कहा जाता है, फ्यूल ऑफ आवर सेल, कोशिका का ईंधन। जैसे हम देखते हैं गाड़ी है, ट्रक है, बस है,
इनके लिए ईंधन का कार्य कौन करते हैं? पेट्रोल और डीजल करते हैं। इसी प्रकार हमारे घरेलू जो गैस होती है उसमें एलपीजी किसका कार्य करते हैं? ईंधन का कार्य करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और वह किसके रूप में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में। अब देखिए, जैसे ही ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है, बनता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, तो ये रक्त में इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये अग्नाशय ग्रंथि अपना कार्य स्टार्ट करती है। उसमें ये जो बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो स्त्रावित इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा? इंसुलिन। ये इंसुलिन अपना कार्य प्रारंभ करता है। ये क्या करेगा? देखिए, ये जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ग्लूकोज क्या कार्य करता है? बनता है, तो ये इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें? ग्लाइकोजन। कोई भी जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के अंदर जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और जो पादप कोशिका होती है उसमें जो संचित भोजन होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये संचित भोजन के रूप में हमारे यकृत और मांसपेशियों में रहता है। ठीक है, तो जैसे तो इंसुलिन किसको किस में बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण किए हुए हमें लगभग 5-7 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें पुनः भूख लगने लगती है। और जब हम खाना ग्रहण नहीं करते तो जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस समय ये ग्लाइकोजन है ये पुनः किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। और ये जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज में जो बदलने का कार्य है वो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित हार्मोन ग्लूकेगोन, कौन सा? ग्लूकेगोन। तो ग्लूकेगोन नामक जो एंजाइम हार्मोन है ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को पुनः किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदल रहा है? इंसुलिन। ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कौन बदल रहा है? ग्लूकेगोन। तो ध्यान रखना, जब कभी भी हमारे शरीर के अंदर जो बीटा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाओं के अंदर के द्वारा जो स्त्रावित हार्मोन है इंसुलिन, इसकी अगर कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कमी हो जाने से हमारे शरीर के अंदर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बदल पाएगा? क्योंकि इंसुलिन की क्या हो गई? कमी। तो इससे हमारे शरीर में एक रोग हो जाएगा जिसे अपन मधुमेह कहते हैं। मधुमेह कह दो, या इसको एक क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस भी कहा जाता है। इसको अपन साधारण भाषा में शुगर भी कहते हैं कि भाई इसके शुगर हो गई। ठीक है ना। तो ये भी, अब ये जो मधुमेह है या डायबिटीज है ये भी दो प्रकार की होती है, टाइप फर्स्ट, टाइप ए या टाइप बी, या टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ठीक है। तो अब ये जो इंसुलिन है इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शुगर भी कहते हैं या डायबिटीज मेलिटिस भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति के जो मूत्र होता है, मूत्र के साथ है वो ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे व्यक्ति शरीर में कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने जाने से उसके शरीर में बार बार थकावट आने लगती है। ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्लूकेगोन है वह किसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करेगा। ठीक है। अब तीसरा जो गामा कोशिकाएं हैं, कौन सी? गामा कोशिकाएं या डेल्टा कोशिकाएं? गामा या डेल्टा कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये क्या कार्य करेगा?
ये वैसे तो क्या करता है, ये जो ग्लूकेगॉन और जो इंसुलिन है इन दोनों का नियंत्रण करता है। एक जब हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो पहला हार्मोन पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, वर्दी हार्मोन। कौन सा, वर्दी हार्मोन, जिसको हमने क्या कहा था, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसको अपन ने एक हार्मोन और दिया था, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी इसको कहते हैं। इस हार्मोन को संदमित करने का कार्य कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो वर्दी हार्मोन है उसको संदमित करने का कार्य या कम करने का कार्य कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन करता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, इंसुलिन है। अब देखिए हम देखते हैं कि जो मधुमेह रोग है ये एक आजकल सामान्य होने वाले रोगों में से है। अब इस रोग के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो जो प्राचीन समय था उस समय तो क्या होता था, जानवरों के जो अग्नाशय था उससे क्या निकाला जाता था, इंसुलिन हार्मोन निकाला जाता था। लेकिन बाद में इस जानवरों के अग्नाशय से इंसुलिन निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बेटिंग और बेस्ट, ये साइंटिस्ट थे, बेटिंग व बेस्ट, इन्होंने क्या किया, इंसुलिन को सर्वप्रथम प्राप्त किया। इंसुलिन को सर्वप्रथम क्या किया, प्राप्त किया और इंसुलिन के टीके बनाए इन्होंने। क्या बनाए, और जो सेंगर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी प्रोटीन प्रकृति का होना बताया सर्वप्रथम। 1953 में सेंगर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इंसुलिन हार्मोन की कौन सी प्रकृति का पता लगाया, प्रोटीन प्रकृति का पता लगाया। इसलिए 1958 में जो सेंगर हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए मानव ने जब इंसुलिन को कृत्रिम रूप से बनाया तो अपन कह सकते हैं कि जो मानव निर्मित इंसुलिन को क्या कहते हैं, होमुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, होमुलिन। तो प्रश्न आ जाता है कि मानव निर्मित इंसुलिन क्या कहलाता है, होमुलिन कहलाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन प्रकृति होती है। प्रोटीन प्रकृति का पता किसने लगाया था, सेंगर ने लगाया था। सर्वप्रथम इसको टीके या इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया था बेटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, अब देखिए होमुलिन का निर्माण है वो एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी एली लिली। कौन सी, एली लिली, यही इसका निर्माण कर सकती है। इसने इसका पेटेंट करवा रखा है। अगर कोई दूसरी कंपनियां भी अगर इसका निर्माण करती है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो मानव निर्मित इंसुलिन क्या कहलाता है, होमुलिन कहलाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज की कमी से, ग्लूकोज अगर रक्त में बढ़ जाता है, ग्लूकोज के बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज मेलिटिस रोग हो जाता है। अब देखिए अगर डायबिटीज मेलिटिस रोग हो जाता है तो इसके साथ साथ अपन देखते हैं कि बार बार मूत्र के साथ ग्लूकोज की मात्रा भी निकल जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो आपने आज अग्नाशय ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि देखी। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे वीडियो को पूरा देखिए, जिससे क्या होगा आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।